नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, वैसे तो 4 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध पर अब किसी की दिलचस्पी नहीं रह गई है। कोई भी उसकी चर्चा नहीं करता है। वहाँ क्या हो रहा है, किसने किसको कितना नुकसान पहुँचाया, कितने लोग मारे गए, अब इससे लोग ऊब चुके हैं। लगता है कि ये निरंतर चलने वाला युद्ध है और पता नहीं कब थमेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो आते ही 24 घंटे के अंदर युद्ध रुकवाने वाले थे, लेकिन वो आज तक जारी है। लेकिन मैं इस युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे तथ्य की, एक ऐसी घटना की जो बहुत ही दिलचस्प है और उसको जानने में आपकी भी रुचि होगी या होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। यूरोप पर अभी भी जो हिटलर का जर्मनी था, हिटलर का जो नाजीवाद है, वो अभी तक भूत की तरह मंडरा रहा है और यूरोपीय देशों के संबंधों को परिभाषित भी कर रहा है, निर्धारित भी कर रहा है, बना भी रहा है और बिगाड़ भी रहा है। हम सब जानते हैं कि रूस हर साल जर्मनी पर अपनी विजय का जश्न मनाता है, उसकी सालगिरह मनाता है, धूमधाम से मनाता है और मानता है कि रूस ने स्टालिन के नेतृत्व में दुनिया को नाजीवाद के खतरे से बचाया, हिटलर के खतरे से बचाया और लाखों जानें गंवाकर उसने ये शौर्यपूर्ण काम किया। तो ये उसकी अपनी उपलब्धि है। लेकिन यूक्रेन के संदर्भ में आज जब मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ तो उसका जो ताज़ा ट्रिगर है वो ये है कि पोलैंड के साथ उसका एक नया विवाद शुरू हुआ है। पोलैंड जो कि रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़ा था, यूक्रेन की मदद कर रहा था, यूक्रेन के नैतिक समर्थन के अलावा वहाँ से आने वाले जो शरणार्थी थे उनको पनाह दे रहा था और हथियारों वगैरह से भी उसकी मदद कर रहा था। लेकिन आज पोलैंड यूक्रेन पर नाराज़ है, ज़ेलेंस्की पर बुरी तरह से खफा है और उसने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो बताते हैं कि दोनों देशों के संबंध में तनाव पैदा कर रहे हैं और उसकी जड़ में, उसके केंद्र में वही नाजीवाद है जो 75-100 साल पहले पूरे यूरोप को बर्बादी के कगार पर ले गया था। तो मामला ये है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक डिक्री जारी की थी जिसमें यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस की एक यूनिट को हीरोज ऑफ यूक्रेनियन इंसर्जेंट आर्मी यूपीए के नायक के पद के सम्मान से संबोधित किया था। उनको ये मानद नाम दिया था। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सेना की ऐतिहासिक परंपराओं को बहाल करने की बात के आधार पर इसको ये मानद सम्मान दिया था और इसी को लेकर विवाद छिड़ गया है, क्योंकि यूपीए ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजियों के साथ मिलकर पोलैंड में बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था। 1943-44 के दौरान लगभग 50,000 से 1 लाख पोलिश नागरिकों को मारा गया था, जिसे वोलहाइनिया मैसेकर भी कहा जाता है और कुछ स्रोतों के हिसाब से ये आंकड़ा और भी ज़्यादा था। कुछ यहूदियों और अन्य समूहों पर भी हमले हुए थे। तो यूपीए जो कि नाजी सेना के साथ मिलकर जीनोसाइड कर रही थी, पोलैंड के शब्दों में कहें तो वो इसे जीनोसाइड मानता है और जो ज़ेलेंस्की ने किया उसको वो ग्लोरिफिकेशन मानता है उस जीनोसाइड का जो यूपीए ने किया था। यूक्रेन में यूपीए एक स्टीफन बैंडेरा जैसे नेताओं के रूप में को राष्ट्रीय नायक के रूप में देखता है, लेकिन जाहिर है कि वो जो ये अर्धसैन्य बल था, यूपीए कोई प्रशिक्षित सेना या रेगुलर सेना का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उसने अपने नाजी सेना के साथ मिलकर कहने को यूक्रेन की रक्षा के लिए काम किया था, लेकिन
किया नरसंहार था। और ये नरसंहार के बहुत सारे आंकड़े हैं। कुल पोलिश मौतें जो हुई थी 80,000 से 1 लाख के आसपास हुई थी। वोल्हिनिया क्षेत्र में 40,000 से 60,000 पोलिश लोगों को मारा गया था। पूर्वी गैलिशिया में 20,000 से 40,000 लोगों को मारा गया था। और आधुनिक पोलैंड जो है उसके क्षेत्र में कम से कम 4,000 लोगों को मारा गया था। तो ये 1943 के 11 जुलाई को हुआ था, जिसको ब्लडी संडे भी कहा जाता है। एक दिन में 8,000 पोलिश लोगों को मारा गया था और करीब 100 गांवों में हमले किए गए थे और बहुत ही क्रूर किस्म के हमले किए गए थे। बहुत क्रूर तरीके से हत्याएं हुई थी, कुल्हाड़ियों से, कुदालों से, चाकू से, आग लगाकर, पेड़ों से कुचल कर, और कई गांव पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए थे। तो ये पोलिश जो है उसका प्रतिकार कर रहे हैं कि जो पोलिश नागरिकों को मारा गया था वो उसे स्वीकार्य नहीं है। और इसीलिए हुआ ये है कि पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नॉरस्की ने जेलेंस्की को पोलैंड का जो सर्वोच्च सम्मान दिया था कुछ समय पहले, ऑर्डर ऑफ व्हाइट ईगल, 2023 में दिया गया था उनको ये सम्मान, जब पोलैंड के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। वो सम्मान वापस लेने की घोषणा कर दी है। तो साफ है कि आपने जेलेंस्की को सम्मान दिया था, जेलेंस्की ने एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से उनसे वो सम्मान वापस ले लिया गया। और इसके बाद यूक्रेन के बहुत सारे अधिकारियों ने भी पोलैंड से मिले हुए सम्मानों को वापस कर दिया, जेलेंस्की के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए। अब ये एक और घटना से जुड़ता है। पोलैंड में जो यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने एक बड़ा आयोजन किया हुआ था जिसमें जेलेंस्की को भी आना था। और ये आयोजन जो यूक्रेन के पुनर्निर्माण या उसके इकोनॉमी को ठीक करने, सही ढांचे में रहे, इसके लिए किया जा रहा था। लेकिन जब ये विवाद खड़ा हो गया तो जेलेंस्की ने वहाँ जाने से मना कर दिया, या यूँ कहें कि उन्हें पता चल गया कि पोलैंड में उनका विरोध हो सकता है, तो उन्होंने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। और ये जो पोस्ट वॉर रिकवरी और पुनर्निर्माण के ऊपर फोकस था इस सम्मेलन का, वो हालांकि वो टला नहीं है, वो अभी हो रहा है, लेकिन इस विवाद के चलते अब उस पर निश्चित रूप से एक काला साया मंडराने लगा है। अब ये जो नाजीवाद का सिलसिला है इसको कई और तरीके से भी देखना चाहिए हमें। ये जो नाजीवाद है ये केवल पोलैंड और यूक्रेन के रिश्तों में नहीं, बल्कि माना जाता है कि यूरोप के माफ़ कीजिएगा रूस के साथ जो जंग छिड़ी है उसमें भी इस नाजीवाद का हिस्सा रहा है, सिलसिला रहा है। उसने ही एक तरह से भूमिका भी निभाई है। जो पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ वहाँ पर माहौल बना था या बनाया गया था, उसको अगर आप उसमें देखें तो जो मैदान क्रांति कही जाती है जिसमें कहा जाता है कि आम जनता ने जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे विक्टर यानुकोविच, उनके खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार, ओलिगार्की आदि के को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया था, उसमें जो हिंसा हुई थी उसमें इन नाजीवादियों का रोल था। और ये सब स्वीकार करते हैं कि ये जो फॉर राइट समूह थे, स्वोबोडा जिसको स्वतंत्रता पार्टी कहा जाता है, और एक और है राइट सेक्टर, प्रोवी सेक्टर, ने इस पूरे आंदोलन को हिंसा में बदला था। और जब बाकायदा इसके पूरे एविडेंस हैं कि कैसे उन्होंने आसपास की इमारतों पर कब्जा किया, वहाँ से मैदान जहाँ पर क्रांतिकारी या प्रदर्शनकारी इकट्ठे थे उन पर गोलियां दागी, और उससे जो हिंसा भड़की उसकी वजह से एक ऐसी स्थिति बन गई
जो संभाली नहीं जा सकी। तो ये बहुत ही साफ था कि ये नियो नाजी तत्वों वाले ये समूह थे जिन्होंने मैदान में जहाँ पर ये प्रदर्शन हो रहे थे उसके रेडिकलाइजेशन किया और जिसकी वजह से हिंसा हुई। अब इसका एक पहलू साफ हो गया कि यूक्रेन में नाजीवादी संगठन अभी भी हैं, वो गिरोह हैं, संगठन हैं, आप जो भी कह लें, वो अभी भी सक्रिय हैं और वो मोटे तौर पर जो गैर यूक्रेनी हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। ख़ासतौर पर रूसी लोगों को टारगेट किया गया था और जिसकी वजह से ये स्थितियां बनी। इसमें लेकिन ये जो नाजीवादी संगठन है इनका इस्तेमाल पश्चिम के देशों ने भरपूर किया। दरअसल इनको फंड करने वाला, इनको ट्रेंड करने वाले वेस्टर्न यूरोप के देश थे और अमेरिका थे और इसके भी तमाम कारण, तमाम सबूत सामने आ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों, पश्चिमी मीडिया में ही इस तरह की चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि इनको भड़काने के लिए पैसे पंप किए गए और इनके पक्ष में लगातार एक माहौल बनाया गया, एक सत्ता विरोधी एक लहर बनाई जाए, क्योंकि वेस्टर्न का एजेंडा ये था कि यूक्रेन को सोवियत संघ के या रूस के ऑर्बिट से बाहर करो, अपने कब्जे में लो और यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाओ, नाटो का मेंबर बनाओ और रूस पर दबाव डालो। तो ये जो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तब ये तय हुआ था कि अमेरिका या नाटो इस तरह की हरकत नहीं करेगा और जो फ्रंट लाइन स्टेट्स हैं जिनकी सीमाएं रूस से मिलती हैं वहाँ इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। वहाँ न तो नाटो की एक्टिविटी होंगी और ना ही किसी तरह का इस तरह की गतिविधियाँ होंगी जो रूस विरोधी होंगी। लेकिन नाटो ने, अमेरिका ने, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसको एक मौके के रूप में देखा, क्योंकि यूक्रेन एक अच्छा खासा संपन्न देश है, चाहे वो खाद्यान्न के मामले में हो और चाहे एनर्जी के मामले में हो। तो उन्हें लगा कि यूक्रेन को अपने साथ मिला लो और रूस के को कमज़ोर करो और रूस के सीमा तक जाकर नाटो को तैनात कर दो, तो रूस को और दबाव में डाला जा सकता है। अब ये पश्चिमी हस्तक्षेप के जो सबूत हैं ये वेस्टर्न मीडिया और ऑफिशियल्स ने खुद स्वीकार किए हैं। यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया नुलैंड ने और एम्बेसडर जो यूक्रेन जॉफ्री पायट ने कि जो बीच में बातचीत हुई थी वो लीक हुई थी और उसमें इस बात का जिक्र था। इसमें वो पोस्ट यानुकोविच, मतलब यानुकोविच को हटाने के बाद क्या करेंगे, उसमें किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, इस सब की चर्चा चल रही थी। यानी पहले से ही रिजीम चेंज का प्लॉट तैयार था, यानुकोविच को हटाने का प्लॉट तैयार था और उनकी जगह किसको बैठाना है इसका भी प्लॉट तैयार था। और न्यूलैंड ने ईयू की आलोचना करते हुए फक द ईयू ये वगैरह भी कहा था, जिसको लेकर नाराज़गी भी हुई थी। अमेरिकी फंडिंग भी इसमें ज़बरदस्त हुई थी। न्यूलैंड ने ही 2013 में कहा था कि यूएस ने 1991 से यूक्रेन में $5 बिलियन से ज़्यादा की फंडिंग की है, वहाँ इस तरह की ताकतों को मजबूत करने के लिए। और यूएस एजेंसीज जैसे यूसेड, एनईडी, नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ईयू और एनजीओस जैसे ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने ईयू प्रो डेमोक्रेसी यूक्रेनियन ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया और एक्टिविस्ट को फंडिंग की ताकि रूस के खिलाफ भावनाएं भड़काई जा सकें, रूस के खिलाफ माहौल बनाया जा सके। तो वेस्टर्न मीडिया में ये रिपोर्ट लगातार छपती रही है कि कैसे वेस्टर्न कंट्री यूक्रेन के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी कर रहे थे, उसे एक ख़ास तरह से आकार दे रहे थे, शेप दे रहे थे और रूस के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए थे। वेस्टर्न पॉलिटिशियन जैसे यूएस के सीनेटर, जाने माने सीनेटर रहे हैं जॉन मैकेन,
उन्होंने वो उस जो प्रदर्शनकारी मैदान में जमा थे उसमें गए थे, प्रोटेस्ट का समर्थन करने गए थे। ये किसी देश के अंदरूनी मामलों में सीधा हस्तक्षेप माना जा सकता है और वेस्टर्न मीडिया ने इसको बड़े पैमाने पर पॉजिटिव कवरेज दी और यानुकोविच के खिलाफ एक पूरा माहौल बनाया कि वो भ्रष्ट हैं, ये हैं, वो हैं, और एक माहौल बनाकर एक पूरा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की। अमेरिका के एक बहुत ही जाने माने चिंतक विश्लेषक हैं जॉन मार्शिमर, जो उनका कहना है कि अमेरिकन पॉलिटिकल कहना है कि द यूक्रेन क्राइसिस इज़ द वेस्ट फॉल्ट, यानी यूक्रेन में जो भी संकट पैदा हुआ है ये पश्चिम की गलतियों की वजह से हुआ है। उनका तर्क है कि नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, EU एसोसिएशन एग्रीमेंट पुश और यूक्रेन को वेस्टर्न बुलवर्क बनाने की नीति ने रूस को प्रवोक किया। रूस के लिए यूक्रेन का नाटो या EU में जाना एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। उन्होंने ये भी लिखा कि US और यूरोप ने यूक्रेन को रशिया के ऑर्बिट से बाहर निकालने की कोशिश की, जिससे ये संकट पैदा हुआ। तो आप अब देखिए, पूरी तस्वीर आपके सामने है कि कैसे यूक्रेन में नाजीवादी संगठन है, समूह है और उनको वेस्टर्न कंट्रीज फंड करती हैं। दूसरी तरफ वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड करती हैं, अपने लोग भेजकर माहौल बनाती हैं और वहाँ जो रूस समर्थक शासक थे यानुकोविच, उनको तख्ता पलट करवाती हैं और तख्ता पलट करवा के फिर वहाँ पर अपनी पैठ बनाने की कोशिश करती हैं और ये इससे रूस भड़क जाता है। फिर रूस क्रीमिया पर कब्जा करता है, फिर रूस डोनबास और दूसरे प्रांतों में घुसकर लड़ाई लड़ रहा है और वो लड़ाई आज तक चल रही है। ये लड़ाई एक क्षण में रुक सकती है अगर अमेरिका और यूरोप कह दे कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, यूरोपियन यूनियन में शामिल नहीं होगा और वो एक तटस्थ देश के रूप में रहेगा और उसकी सुरक्षा की गारंटी हम देते हैं। मामला खत्म हो जाएगा, युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन युद्ध को आज इस स्थिति में ला दिया गया है कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है और इसके लिए सारा दोष अमेरिका और यूरोप के देशों का है। रूस का भी दोष हो सकता है इसमें, उसकी भी महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन वो बाद में मैदान में उतरा। पहले ये सब लोगों ने इस तरह की परिस्थितियां बना दी कि उसे भी कूदना पड़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।